जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे गंदे घोटालों में से एक की फाइलें खुलती हैं, पन्ने पलटते हैं और उनमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम सामने आते हैं। राजकुमार, राष्ट्रपति, अरबपति। जी। और उन्हीं पन्नों के बीच हॉलीवुड के सितारों के साथ आपको अचानक मुंबई के एक फिल्म डायरेक्टर का नाम मिलता है। दिमाग चकरा जाता है ना। बिल्कुल। आज हम इसी चकरा देने वाली कहानी की तह तक चलेंगे। हम बात कर रहे हैं कुख्यात जेफरी एप्स्टीन फाइलों की और उनमें अनुराग कश्यप के नाम की अप्रत्याशित एंट्री की। चलिए इस पूरे मामले को जरा खोल कर देखते हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है जो इस पूरी घटना की परतें खोलती है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये सब कैसे हुआ। एक ग्लोबल स्कैंडल का धागा मुंबई तक कैसे पहुंचा और इस पूरे बवंडर के बीच सच्चाई क्या थी। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस बवंडर के केंद्र को समझना होगा। हाँ बिल्कुल। ये एप्स्टीन फाइलें आखिर हैं क्या? ये सिर्फ कुछ दस्तावेज नहीं है। ये एक दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों का एक पूरा जखीरा है। अच्छा। दस्तावेज, तस्वीरें, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल, मतलब हम एक ऐसे जाल की बात कर रहे हैं जिसमें दुनिया के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग फंसे हुए पाए गए। बाप रे। जब ये फाइलें सामने आईं तो इसने वैश्विक अभिजात वर्ग की, आप कह सकते हैं, नींव हिला दी थी। तो जब इतने बड़े नामों के बीच एक भारतीय फिल्म निर्माता का नाम आता है तो ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, ये एक धमाका होता है। बिल्कुल। इस पूरे वैश्विक भूचाल के बीच बॉलीवुड का कनेक्शन कहाँ से पैदा हुआ? वो कौन सा धागा था जो मैनहट्टन की हाई सोसाइटी से मुंबई के फिल्म जगत तक खिंच गया? धागा, जैसा आपने कहा, बहुत ही पतला और कच्चा था। अनुराग कश्यप का नाम तथाकथित अपुष्ट दस्तावेजों में सामने आया। अपुष्ट दस्तावेजों? हाँ, और हमें इसी शब्द पर रुकना होगा, अपुष्ट। एक मिनट रुकिए, मतलब ये कि ये किसी के डायरी में लिखे एक अधूरे वाक्य जैसा है, न कि कोई आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी एक लाइन पर इतनी बड़ी कहानी बन गई। यही तो बात है। ये कोई अदालत में पेश किया गया सबूत नहीं था, कोई शपथ पत्र नहीं था। ये एक ईमेल था। सिर्फ एक ईमेल? हाँ, एक रैंडम ईमेल। उस ईमेल में बॉलीवुड गाय और एक प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक का जिक्र था, जिन्हें कथित तौर पर 2017 में बीजिंग में होने वाले एप्स्टीन से जुड़े एक कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। और ईमेल की भाषा से लग रहा था मानो वो तैयार भी हो गए हैं। बीजिंग में एक कार्यक्रम और एक बॉलीवुड गाय, ये सब बहुत अस्पष्ट लगता है। और सिर्फ इसी आधार पर उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधियों में से एक के साथ जोड़ दिया गया। हाँ, और यही इस मामले को इतना खतरनाक बनाता है। आप इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। जैसे उसी लिस्ट में बिल गेट्स जैसे लोगों का नाम भी था, जिन्हें एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों को लेकर सफाई देनी पड़ी थी। अच्छा, हाँ। ये दिखाता है कि ये जाल कितना बड़ा फेंका गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी व्यक्ति का, जिसका एप्स्टीन की दुनिया से दूर का भी कोई वास्ता रहा हो, उसका नाम खींचकर इस कीचड़ में डाल दिया गया था, चाहे उनका असली कनेक्शन कितना भी मामूली क्यों ना हो या शून्य ही क्यों ना हो। तो एक तरफ ये वैश्विक हंगामा था, एक कच्चा अपुष्ट ईमेल, और दूसरी तरफ थे अनुराग कश्यप जी। जैसे ही ये खबर आग की तरफ फैली, उन्होंने जवाब दिया, और उनका जवाब बहुत तेज और सीधा था। क्या कहा उन्होंने? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस कोई लाग लपेट नहीं, सीधा इनकार। लेकिन सिर्फ इनकार काफी नहीं होता है ना, खासकर जब आपका नाम इतने बड़े स्कैंडल से जुड़ गया हो। उन्हें पता था कि उन्हें इससे ज्यादा कुछ कहना होगा, और उन्होंने कहा भी। उन्होंने अपने बचाव में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें रखी। हाँ। उन्होंने बताया कि उन्हें स्पीकर के तौर पर एक महीने में करीब 15 निमंत्रण मिलते हैं। 15? हाँ, और वो शायद ही कभी उनका जवाब देते हैं। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। कैसे? ये दिखाता है कि एक पब्लिक फिगर का नाम उनकी जानकारी या सहमति के बिना कितनी आसानी से सूचियों, ईमेल में घूम सकता है। कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर अपनी गेस्ट लिस्ट को प्रभावशाली दिखाने के लिए बड़े नाम डाल सकता है। अच्छा, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो आ जाए? बिल्कुल, ये एक आम बात है। अरे वाह, मुझे तो महीने में 15 स्पैम ईमेल आते हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ। एक पब्लिक फिगर होना तो वाकई। खैर, लेकिन फिर उन्होंने जो कहा, उसने तो जैसे पूरी बाजी ही पलट दी। हाँ, वो उनका ट्रम्प कार्ड था। एक ऐसा जवाब जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी जिंदगी में कभी बीजिंग नहीं गया। बस एक लाइन। हाँ, और इस एक लाइन ने उस पूरे ईमेल के दावे को हवा में उड़ा दिया। यह एक शानदार जवाब था, और इसके असर का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई अस्पष्ट इनकार नहीं था, जैसे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है।
ये एक ठोस, सत्यापन योग्य और अकाठ्य तथ्य था। सत्यापन योग्य मतलब जिसे चेक किया जा सके। हाँ, आप किसी के इरादों पे बहस कर सकते हैं, आप किसी की राय पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप किसी के पासपोर्ट और वीजा रिकॉर्ड पर बहस नहीं कर सकते। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति उस शहर में कभी गया ही नहीं जहां कथित कार्यक्रम होना था, तो उस कार्यक्रम से जुड़ने का सवाल ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। इसने अटकलों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। ये एक तथ्यात्मक फुल स्टॉप था। कश्यप ने खुद भी उस तथाकथित सबूत की प्रकृति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, दस्तावेजों की प्रकृति ही विश्वसनीय नहीं है। ये कोई रैंडम ईमेल है जो अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर देता है। मतलब वो कह रहे थे कि आप लोग जिस चीज को सबूत मान रहे हैं वो तो कचरे के डब्बे में फेंकने लायक है। सही। और फिर उन्होंने वो टिप्पणी की जो सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि हम सबके समय के बारे में बहुत कुछ कहती है। हाँ, वो टिप्पणी, उन्होंने कहा, मेरे नाम पर क्लिकबेट मेरी फिल्मों से ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसमें एक तरह की हताशा भी थी और एक कड़वी सच्चाई भी। और ये क्लिकबेट वाली बात सिर्फ एक मजाकिया टिप्पणी नहीं है, ये उस सिस्टम पर सीधा हमला है जहां किसी बड़े स्कैंडल से किसी का नाम जुड़ते ही एल्गोरिदम उसे ऊपर धकेल देता है। बिल्कुल। चाहे तथ्य कुछ भी हो। मतलब सच्चाई की नहीं, ट्रैफिक की लड़ाई है। बिल्कुल। अनुराग कश्यप का नाम एप्स्टीन के साथ जुड़कर एक परफेक्ट वायरल स्टॉर्म बन गया। एक मशहूर हस्ती, एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाला। सच्चाई क्या है ये जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी जब तक कि शीर्षक बिक रहा हो। और यही तो डरावनी बात है। हम एक ऐसे इकोसिस्टम में जी रहे हैं जहां आरोप चाहे कितना भी खोखला क्यों ना हो, सच्चाई से ज्यादा तेज दौड़ता है। और यहीं पर वो संगति के कारण दोषी मान लेना वाली बात आती है ना। हाँ बिल्कुल, गिल्ट बाय एसोसिएशन। इसका मतलब है, अरे वो उस लिस्ट में था तो जरूर वो भी शामिल होगा। ये एक मानसिक शॉर्टकट है जिसे हमारा दिमाग जटिल स्थितियों को समझने के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि कानून कहता है कि आपको साबित करना होगा कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। दोष साबित करने का भार। जी। कश्यप के मामले में मीडिया और जनता के एक बड़े हिस्से ने पहले वाले शॉर्टकट को अपनाया। उनका नाम लिस्ट में था, बस इतना ही काफी था। लेकिन उनके एक तथ्यात्मक जवाब ने इस पूरे नैरेटिव को तोड़ दिया। हाँ, तथ्यात्मक रूप से तो तोड़ दिया, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पब्लिक की नजर में एक बार कीचड़ उछलने के बाद दाग वो शायद पूरी तरह कभी नहीं जाता। अच्छा। तथ्य अपनी जगह है और धारणा अपनी जगह। हाँ। आज भी अगर कोई गूगल पर उनका नाम सर्च करे तो शायद एप्स्टीन वाला मामला सुझावों में आ जाए। ओह। कश्यप अपना नाम साफ करने में कामयाब रहे, लेकिन ये घटना इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण बन गई कि आज के दौर में प्रतिष्ठा कितनी नाजुक चीज है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो तस्वीर ये बनती है, एक हाई प्रोफाइल वैश्विक घोटाला, जी, एक अपुष्ट लगभग कचरा ईमेल जिसमें बीजिंग के कार्यक्रम के लिए एक बॉलीवुड निर्देशक का जिक्र है, और फिर उस व्यक्ति अनुराग कश्यप की ओर से एक सीधा, तथ्यात्मक और अकाट्य इनकार जिसने उस दावे की हवा निकाल दी। हाँ, हमारे स्रोत का निष्कर्ष भी यही है कि कश्यप के बयान ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। मोटे तौर पर यह सच भी है। हाँ, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब किसी का नाम इस तरह किसी घोटाले से जुड़ जाता है तो अपना नाम साफ करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर क्यों होनी चाहिए? सही सवाल है। क्या दोष साबित करने का भार आरोप लगाने वाले पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो? ये वाकई एक जरूरी सवाल है। तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए तो पहली सीख ये है कि अपुष्ट या अनवेरिफाइड जैसे शब्दों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतावनी के संकेत है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी सीख एक सामान्य इनकार के बजाय एक विशिष्ट तथ्यात्मक खंडन की ताकत है। मैंने ऐसा नहीं किया के मुकाबले मैं उस वक्त उस देश में ही नहीं था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और तीसरा और शायद सबसे डरावना, ये एहसास कि आज की दुनिया में कोई भी कहीं भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खबर में उलझ सकता है, चाहे वो कनेक्शन कितना भी कमजोर या झूठा क्यों ना हो। यह सिर्फ अनुराग कश्यप की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है जो इस डिजिटल दुनिया में रहते हैं, जहां एक गलत सूचना आपकी प्रतिष्ठा को मिनटों में बर्बाद कर सकती है। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। जी। डिजिटल दस्तावेजों और ई केस युग में सूचना के उपभोक्ता के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है? जब एक अपुष्ट ईमेल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर सकता है, तो हम एक महत्वपूर्ण सबूत और महज डिजिटल शोर के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? और ये जिम्मेदारी किसकी है? हाँ,
निष्कर्ष पर कूदने से पहले स्पष्टता और सबूत तलाशने की जिम्मेदारी मीडिया पर कितनी है और हम पर यानी दर्शकों पर कितनी है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना से कहीं आगे जाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जानकारी को कैसे देखते हैं और कैसे साझा करते हैं।